अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज जुनैद खालिद और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। और बैंक की डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन फिर इसकी मॉडर्न यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज बैंक, कि बैंक नॉर्मली होते क्या है। तो अगर बैंक को हम डिस्कस करें तो बैंक इज बेसिकली व्हाट, बैंक इज बेसिकली इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है सर? इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है अ प्लेस, एक जगह है आपके पास। अच्छा, इस इंस्टीट्यूशन या इस जगह के ऊपर नॉर्मली हो क्या होता है, बैंक इज इंस्टीट्यूशन, और नॉर्मली इसको कहा जाता है इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पैसे से रिलेटेड तमाम चीजें कर रहा होता है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो कर क्या हो रहा है सर, जो कर ये रहा है कि बैंक इज इंस्टीट्यूशन दैट दो काम यहाँ पे प्राइमरीली कर रहा होता है। एक दैट बोरो मनी, यानी कि एक तो ये कि पैसे लेता है, दैट बोरो मनी, एंड दूसरा काम ये कर रहा होता है एंड लैंड मनी, यानी कि एक तो ये कि पैसे लेना और दूसरा काम क्या कर रहा है, पैसे देना। यानी कि बैंक के नॉर्मली दो प्राइमरी, देखिए और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है बैंक, लेकिन जो दो प्राइमरी फंक्शंस हैं या दो जो प्राइमरी काम जो बैंक परफॉर्म कर रहा होता है दैट इज व्हाट, दैट बैंक बोरो मनी एंड लैंड मनी। बोरो का मतलब ये होता है कि कर्जा लेना, और लैंड का मतलब होता है कर्जा देना। अच्छा, बैंक बोरो मनी किससे बोरो करता है? बैंक बोरो मनी फ्रॉम दोज who have an spare, यानी कि जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, उनकी नीड से ज्यादा अगर पैसे हो तो नॉर्मली बैंक उसे क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है। अभी एग्जांपल भी दूंगा। एंड लैंड मनी टू दोस, और कर्जा किनको देता है, हु नीडेड, जिनको पैसों की जरूरत होती है। जो जो नीडी लोग होते हैं उनको नॉर्मली वो अमाउंट क्या कर देता है, लैंड कर देता है, कर्जा दे देता है। एंड डेफिनेटली ये जो एक्टिविटी कर रहा होता है इन बिटवीन, बैंक इस पर अपना प्रॉफिट जरूर रखता है। तो बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो काम कर रहा है। नंबर वन, दैट बोरो मनी एंड लैंड मनी, बोरो मनी फ्रॉम दोज हु हैव एन स्पेयर एंड लैंड मनी टू दोज हु नीड इट। ये बैंक की एक शॉर्ट डेफिनेशन है हमारे पास। चलिए एक काम करते हैं, बैंक की इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक बेसिकली है क्या हमारे पास। लेट्स से बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास यहाँ पर है। ये क्या सर? ये बैंक है सर। ये बैंक में से धुआं क्यों निकल रहा है? तो ये जहन्नुम की आंख का धुआं है, ठीक है। तो दोजख की आंख है जो बैंक से निकल रही है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक के पास एक आया कस्टमर दैट इज मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए यहाँ पर आया और कहने लगा कि सर मेरे पास यहाँ पे 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, मेरे पास यूज करने के लिए कोई प्लेस नहीं, यानी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, यानी कि मिस्टर ए ने ये 1 मिलियन रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा दी। 1 मिलियन रुपीज क्या करा दिए, बैंक में डिपॉजिट करा दिए, यानी कि जमा करा दिए। अच्छा, इसमें होगा क्या, पहले बैंक और मिस्टर ए की ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। बैंक ये 1 मिलियन रुपीज अपने पास रखेगा। अब रखने के बाद 1 साल बाद ये अमाउंट जो है मिस्टर ए को वापस करेगा, यानी कि ये अमाउंट कब वापस करेगा, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वापस करेगा। तो क्या पूरे 10 लाख रुपए वापस करेगा? नहीं, 10 लाख से ज्यादा वापस करेगा, यानी कि 1 मिलियन तो वापस करेगा ही करेगा। इसके ऊपर लेट से आपके पास 1 लाख रुपए और देगा। इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए और देगा। इट मीन टोटल अमाउंट कितनी वापस करेगा, 11 लाख रुपए वापस करेगा। किसको? मिस्टर ए को। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? इसका मतलब ये कि मिस्टर ए को 1 साल बाद 11 लाख मिलेंगे। मिस्टर ए खुश, क्यों? जाहिर सी बात है 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। चले, बैंक ने आज ये 10 लाख रुपए ले लिए। अब हुआ क्या, उसी दिन लेट से मिस्टर बी एक और आया बेचारा, बहुत परेशान हाल था, यानी कि बहुत बाल बिखरे हुए थे, बहुत प्रॉब्लम में था। ही नीड सर्टेन मनी, उसको बिजनेस करना था या कुछ भी, उसकी पर्सनल इश्यूज थे, पर्सनल प्रॉब्लम थे, जिसको रिजॉल्व करने के लिए ही नीड एन अमाउंट ऑफ मनी। लेट्स अज्यूम कि उसको 1 मिलियन रुपीज की जरूरत थी, 10 लाख रुपए की ही जरूरत थी। अब बैंक क्या करेगा, बैंक ये 10 लाख रुपए इसको दे रहा है, यानी कि उसने रिक्वेस्ट की बैंक से, क्या मुझे 10 लाख रुपीज दे दें, मैं आपको आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मैं भी आपको अमाउंट वापस कर दूंगा। बैंक ने कहा ठीक है, परफेक्ट है। अब एक सवाल कि क्या जो मिस्टर बी है, यानी कि जो मिस्टर बी है, जब इसके पैसे वापस करेगा तो क्या सिर्फ 10 लाख रुपए वापस करेगा? नहीं सर, ये 10 लाख रुपए वापस नहीं करेगा। इट मीन ये कि ये भी बैंक को कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर देगा। तो उसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए ये, और इसके अलावा उसने कहा कि मैं आपको 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। कितना दूंगा? 1,50,000। सर ये खुद बोले ना, ये बैंक डिमांड करेगा। बैंक डिमांड करेगा कि आप मुझे इतने एक्स्ट्रा देंगे। तो मिस्टर बी ने कहा कि डन है, मैं आपको 10 लाख रुपीज जो कि मैंने कर्जा लिया, ये तो मुझे वापस करनी है, मैं इसके अलावा 1,50,000 आपको और ऊपर से वापस करूंगा। इट मीन ये कितना हो गया, 11,50,000, यानी कि मिस्टर बी विल रिटर्न दिस अमाउंट टू बैंक आफ्टर 1 ईयर। चले, 1 साल गुजर गया। लेट्स आफ्टर 1 ईयर, अगर हम आफ्टर 1 ईयर की ट्रांजेक्शन देखें 1 साल के बाद, तो होगा क्या 1 साल के बाद? पहली बात तो ये होगी कि मिस्टर
ए या बैंक को हम कह लें, यानी कि जो बैंक होगा, जो बैंक है, बैंक विल पे द अमाउंट टू मिस्टर ए, यानी कि बैंक क्या करेगा, मिस्टर ए को अमाउंट पे करेगा। कितनी अमाउंट पे करेगा, यानी कि 11 लाख रुपीस, ऐसे 11 लाख रुपए जो बैंक ने कमिटमेंट की थी, ऐसा ही है। यानी कि बैंक ने क्या कर दिया, 11 लाख रुपए मिस्टर ए को वापस कर दिए। ऑन द सेम डे एक और ट्रांजेक्शन हो रही होगी क्या, कि जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी जो है वो क्या करेगा सर, वो बैंक को पे करेगा। कितनी अमाउंट पे करेगा, 11,50,000। अब मुझे बताया बैंक के पास से पैसे कितने गए, 11 लाख, और बैंक को पैसे कितने मिले, 11,50,000। इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपीज क्या हो गया सर, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। यानी कि बैंक ने यहाँ पे क्या कर लिया, इस ट्रांजेक्शन के अंदर 50,000 रुपीज का क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो बैंक क्या है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो करता है दैट बोरो मनी फ्रॉम दोस, मिस्टर ए से बोरो किए, दैट बोरो मनी फ्रॉम दोस हु हैव एन स्पेयर एंड लेंड मनी टू दोस, यानी कि मिस्टर बी को क्या कर दिया, लेंड कर दिया, कर्जा दे दिया, एंड लेंड मनी टू दोस हु नीड इट। तो ये बेसिकली क्या बैंक की डेफिनेशन और बैंक का फंक्शन है कि बैंक किस तरीके से यूजुअली अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है या प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। दैट इज ऑल अबाउट द बैंक, कि बैंक हमारे पास है क्या है। ये तुमने डेफिनेशन ऑफ बैंक देखी। बैंक के और भी बहुत सारे फंक्शंस है, वो क्या, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पे इस लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। कि मॉडर्न बैंकिंग यानी कि बैंक किस तरीके से आपके पास यहाँ पर फॉर्म हुआ, क्या उसकी आपके पास यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट थी, किस तरीके से यूजुअली हम कहेंगे कि बैंक हमारे पास यहाँ पर स्टैब्लिश हुए, तो उसको हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए, इफ यू टॉक अबाउट द बैंक्स, बैंक की अगर मैं बात करूं, तो यूजुअली बैंक ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं है कि जमीन खोदी और बैंक निकल आया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के अंदर नॉर्मली हुआ क्या, जब बैंक्स आपके पास यहाँ पे इनिशिएट किए गए, उस वक्त यानी कि बैंक्स इनिशिएट करने का जो फर्स्ट एरा था, यानी कि किस तरीके से हुए, उसकी फर्स्ट जो हम कहेंगे पाइनर कौन था, किस तरीके से बैंक इनिशिएट हुए, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आपके पास इन द 12th सेंचुरी, यानी कि अगर मैं मॉडर्न बैंकिंग ग्रोथ देखूं, तो 12th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 12th सेंचुरी के अंदर देयर वाज अ वॉर इन इटली। इटली में आपके पास एक वॉर हुई थी। अच्छा, उस इटली में जो वॉर हुई थी उसमें हुआ क्या, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड फॉर अ फोर्स्ड लोन, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जनरल पब्लिक से अमाउंट बोरो की। गवर्नमेंट ने फोर्स्ड लोन, यानी कि हर किसी को वो अमाउंट बोरो करना, यानी कि लैंड करना जरूरी थी, तो उन्होंने अपनी जनरल पब्लिक से अमाउंट क्या करना शुरू कर दी, बोरो करना शुरू कर दी। एंड दे प्रॉमिस कि दे विल रिटर्न द अमाउंट आफ्टर सर्टेन ईयर, और वो प्रॉफिट के साथ उसको वापस करेंगे। तो उस वक्त कोई बैंक नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी आज हमारे जितने भी बैंक है वो ये परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ना, बैंक का काम ही क्या है, कर्जा लेना और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना। तो उसका मतलब ये है कि जो बैंक्स आपके पास यहाँ पर थे, जो बैंक्स आज हमारे पास मौजूद हैं, उनके जो आज एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट वाज स्टार्टेड इन द 12th सेंचुरी। इटली की गवर्नमेंट ने वो फाउंडेशन, वो आपके पास यहाँ पर फाउंडेशन डाल दी थी, कि उन्होंने क्या किया, ये जो लोन की जो एक्टिविटी थी, डेफिनेटली उस वक्त उनको बैंक का नहीं पता था, बैंक को उन्होंने नाम भी नहीं दिया। व्हाट दे डिड, कि उन्होंने उस एक्टिविटी को, यानी कि यहाँ पे एक नाम, यानी कि जो एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की, मोर और लेस आज वही एक्टिविटी जो है बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि 12th सेंचुरी के अंदर नॉर्मली बैंकिंग एक्टिविटीज का, मैं ये नहीं कहता कि बैंक इनिशिएट हुआ, लेकिन बैंकिंग एक्टिविटीज का नॉर्मली आगाज हो चुका था। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पास यहाँ पर है, कुछ लोग कहते हैं कि यार बैंक का जो वर्ड है वो कंपारो से निकला है, मिंटू से निकला है, लेकिन यूजुअली जो ज्यादा कॉमन है वो ये कि आपके पास यहाँ पर जो बैंक का वर्ड है वो निकला है। द मोस्ट कॉमन नेम वाज मॉन्टी, यानी कि मॉन्टीज को नॉर्मली कहा जाता था। एंड इन जर्मनी द वर्ड मॉन्टी मीन्स, यानी कि जर्मनी के अंदर मॉन्टी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो आपके पास कहा जाता है बैंकी के नाम से। तो कहते हैं कि यार बैंक जो वर्ड है वो बैंकी से निकला है। कहाँ से निकला है, बैंकी। और बैंकी कहाँ से निकला है, दैट इज मॉन्टी, यानी कि अर्लियर मॉन्टी कहा जाता था, और मॉन्टी को जर्मन के अंदर नॉर्मली बैंकी कहते थे। अच्छा, एक और इसके अंदर फेमस आपके पास यहाँ पर सेइंग्स है, वो ये कि नॉर्मली जो आपके पास यहाँ पर कहते हैं कि यार जो द वर्ड बैंक की है, ये बैंक की बेसिकली क्या है आपके पास, सॉरी, ये जो बैंक की आपके पास ये बेसिकली क्या है सर, बैंक की जो आपके पास यहाँ पर वर्ड है, दैट इज नोन एज बेंच। उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, उसको हम बेंच कहते हैं। बेंच मीन्स अ टेबल। टेबल यानी कि वो जगह है जहाँ पे नॉर्मली ट्रेडर्स ट्रेडिंग क्या करते थे, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे और लोन लेते थे। इसका मतलब ये कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि द बैंक इज द वर्ड विच इज गाइड फ्रॉम द वर्ड बेंच, यानी कि एक टेबल थी जिसके ऊपर नॉर्मली ट्रेडिंग क्या करते थे, और नॉर्मली अब वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, तो नॉर्मली उस बेंच को हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे बैंक का वर्ड क्या है। ये तो एक उसकी लिटरल मीनिंग थी कि बैंक कहाँ से निकला है और उसके क्या आपके पास मीनिंग्स है।
अच्छा, अब आते हैं जरा इसकी ओरिजिन या ग्रोथ के ऊपर। देखिए जो बैंक्स हैं, यानी कि मैंने कहा बैंकिंग एक्टिविटीज 12th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर जो बैंक्स है हमारे पास, वो बैंक्स कब से इनिशियल होना स्टार्ट हुए या बैंक्स कब से आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉर्म होना शुरू हुए, तो उसकी नॉर्मली जो आपके पास फाउंडेशन है, यानी कि बैंक्स की जो फाउंडेशन है, वो तीन आपके पास यहाँ पर ग्रुप्स ने रखी थी, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि बैंक ऑफ विनेंस जो आपके पास यहाँ पर नॉर्मली है, बैंक ऑफ वेनिस, ये क्या है? दैट इज द मोस्ट एंशियंट बैंक। एंशियंट बैंक का मतलब ये कि सबसे पुराना बैंक जो है, दैट इज द बैंक ऑफ वेनिस। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट बैंक, बट द बैंक ऑफ वेनिस इज द मोस्ट एंशियंट बैंक। सबसे पुराना बैंक जो बैंक ऑफ वेनिस है, जो कि स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ बैंक्स इनिशिएट किए गए, जो कि आपके पास बहुत पुराने बैंक कहलाते हैं। दैट इज द बैंक ऑफ बार्सिलोना, यानी कि एक हमारे पास था बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कि आपके पास इनिशिएट किया गया था 1401 एडी। एडी स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नॉर्मली हम लोग बिलीव नहीं करते। नॉर्मली जो क्रिश्चियंस हैं वो आपके पास कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद, आफ्टर डेथ। लेकिन हमारा बिलीफ ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम इंतकाल नहीं कर गए, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान में जिंदा उठाया, जो कि कयामत से पहले इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो हमारा बिलीफ डिफरेंट है, लेकिन खैर एडी का स्टैंड फॉर होता है दैट इज आफ्टर डेथ। इसके बाद एक और बैंक इनिशिएट हुआ, दैट इज बैंक ऑफ बार्सिलोना के बाद, दैट इज बैंक ऑफ जेनोआ। बैंक ऑफ जेनोआ आपके पास यहाँ पे फॉर्म किया गया, दैट इज 1407 एडी। और इसी तरीके से एक और तीसरा बैंक जो फॉर्म किया गया, दैट वाज द एम्स्टरडम, बैंक ऑफ एम्स्टरडम। बैंक ऑफ एम्स्टरडम जो कि 1609 एडी के अंदर फॉर्म किया गया। ये तीन बैंक्स यानी कि मोस्ट आपके पास यहाँ पर समझ लें कि पुराने बैंक समझे जाते हैं। अगेन आई सेड बैंक ऑफ वेनिस इज द मोस्ट एंशियंट बैंक, सबसे पुराना ये। इसके बाद ये तीन जो है आपके पास यहाँ पर बैंक्स यहाँ पर मौजूद है। बैंकिंग एक्टिविटीज का आगाज तीन ग्रुप्स ने किया। नंबर वन, सबसे पहला जो ग्रुप यहाँ पर हमारे पास है, दैट इज नोन एज व्हाट, गोल्ड स्मिथ। ये गोल्ड स्मिथ कौन थे? सर गोल्ड स्मिथ नॉर्मली कहते हैं जो सोनार होते हैं, यानी कि जो गोल्ड का काम करते हैं। व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के बीच में एक कंडीशन रखी कि आप अपनी जो भी प्रीशियस आइटम है, प्रीशियस मेटल है, या कोई भी आपकी ऐसी चीज, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें वॉर वगैरह चल रही थी और बहुत ज्यादा रिस्की था कि आप घर पे कोई चीज रखें, तो व्हाट दे सेड कि आप अपनी कोई भी प्रीशियस आइटम हमारे पास रखवा दें, हम उसको ऐसे सेफ रखेंगे, और जब भी आपको चाहिए तो आप वो हमसे वापस ले लीजिएगा, बट फॉर अगेंस्ट दैट आप हमें कोई ना कोई अमाउंट ऑफ सर्विसेज पे कर दीजिएगा, कोई अमाउंट पे कर दीजिएगा। तो ये क्या थी, दैट वाज दी सर्विसेज ऑफ गोल्ड स्मिथ। अगर आज देखा जाए तो आज जितने भी मॉडर्न बैंक्स हैं, वो मोर और लेस ये काम भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली लॉकर बैंक के नाम से कहते हैं। तो ऐसे कि गोल्ड स्मिथ जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेन किया। तो यानी कि जो फाउंडेशन थी, दैट वाज द गोल्ड स्मिथ। अगेन इटली के अंदर वॉर हुई, दैट वाज द फर्स्ट पायनर कि उन्होंने बैंकिंग एक्टिविटी का आगाज किया। इसके बाद बाकायदा गोल्ड स्मिथ ने जो है वो इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपने पास चीजें रखते थे और उनके बदले में उनसे सर्विस चार्ज करते थे। फिर इसके बाद एक और ग्रुप आया था, दैट वाज नोन एज जूइश मर्चेंट। जूइश मर्चेंट कौन थे? मर्चेंट्स नॉर्मली कहते हैं ट्रेडर्स को। मर्चेंट्स नॉर्मली कहते हैं ट्रेडर्स को, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं, बाय और सेल, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। जूइश यानी कि यहूदी, ये वो यहूदी मर्चेंट्स है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को उधार पे माल देना शुरू कर दिया, गुड्स सेल आउट करना शुरू कर दिया, ऑन क्रेडिट, लोन पे, कर्जा देना शुरू कर दिया लोगों को। और आज अगर मॉडर्न बैंकिंग देखें, देखिए उसको बैंक नहीं थे, लेकिन दे वर द पीपल जिन्होंने जो है वो बैंकिंग एक्टिविटीज स्टार्ट की। मैं ये नहीं कहता कि ये बैंक्स थे, नहीं, बट दे स्टार्टेड द बैंकिंग एक्टिविटी। और आज की जितनी मॉडर्न बैंक्स है नॉर्मली क्या कर रहे हैं, वो लोगों को कर्जा दे रहे हैं या उधार दे रहे हैं या उधार पे माल दे रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोफेशनल मनी लेंडर। प्रोफेशनल मनी लेंडर, ये कौन लोग थे सर? ये वो लोग थे जिन्होंने जो है वो, जिन्होंने यहाँ पर बाकायदा लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो आपके पास मजबूर लोग होते थे उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया करते थे, यानी कि दे प्रोवाइड लोन टू द पीपल एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आज देखा जाए तो मॉडर्न बैंकिंग आज
तकरीबन यही काम कर रही है, यानी कि दे आर जस्ट लाइक प्रोफेशनल मनी लैंडर। मनी लेंडर कहते हैं कर्जा देने वाले को, यानी कि देवर दी प्रोफेशनली, इनका काम ही ये था। गोल्ड स्मिथ का तो चलो काम ये था कि वो सुनाते, लेकिन वो साइड बिजनेस कर रहे थे। इसी तरीके से ज्यूइश मर्चेंट का काम ये था कि वो ट्रेडिंग करते थे, लेकिन साइड, लेकिन फिर बाकायदा ज्यूइश मर्चेंट के बाद जो है वो प्रोफेशनल मनी लेंडर्स आ गए, जिन्होंने बाकायदा अपना पूरा ये बिजनेस डेवलप कर दिया। एंड देन फ्रॉम हियर द बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड, और फिर वहां से जो है बैंकिंग आपके पास ट्रांजेक्शन का इनिशिएट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो बैंकिंग हिस्ट्री का आगाज हुआ, क्योंकि ग्रोथ हम देख रहे हैं मॉडर्न बैंकिंग की, तो उसको देखते हैं जरा। देखिए हमें पता है कि 1947 से पहले, बिफोर 1947, हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। वी ऑल वर इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जिसको बर्रे सगीर नॉर्मली कहा जाता है, या जिसको नॉर्मली आपके पास सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का एक मर्जर था, ऐसे ही इंडो पाक जिसको हम कह सकते हैं, इंडो पाक आपके पास यहाँ पर था, दोनों मिक्स थे आपके पास। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1947 से पहले 1940 के अंदर एंड इन 1947 के अर्ली स्टेजेस के अंदर, यानी कि एक 1940 और एक 1947 के बिल्कुल, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, दोनों बिफोर इंडिपेंडेंस है। बिफोर इंडिपेंडेंस दो बैंक्स जो है, और भी बहुत सारे बैंक्स थे, लेकिन दो बैंक्स इनिशिएट किए गए थे, दैट इज एमसीबी एंड एचबीएल। यानी कि एक 1940 में, एक 1947 के अंदर इनिशिएट हुआ था। इट मींस कि आज जो हमारा एमसीबी और एचबीएल मौजूद है, सर ये आज नए बैंक नहीं है, दैट वाज बिफोर द इंडिपेंडेंस। इतने पुराने बैंक हैं ये दोनों, एमसीबी और एचबीएल। खैर, बिफोर इंडिपेंडेंस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बैंक था, दैट इज नोन एज व्हाट, रिजर्व, बल्कि आज भी मौजूद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यानी कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बैंक्स के जितने भी मेजर इश्यूज थे, वो कौन दिख रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पे लुक आफ्टर कर रहा था। दैट वाज दी फाइनल, यानी कि दैट वाज दी हेड ऑफ ऑल दी बैंक्स, तमाम बैंक्स का ये हेड था जो कि यहाँ पे कर रहा था। और भी बहुत सारे बैंक्स इनिशिएट हुए थे इसके अंदर, लेकिन दैट वाज द हेड ऑफ ऑल बैंक्स। खैर 1947 के बाद, यानी कि 14 अगस्त, आफ्टर 14 अगस्त 1947 व्हेन पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस, 1947 के बाद हमारे पास बहुत सारे इश्यूज थे। बहुत सारे इश्यूज कहते हैं, रेफ्यूजीज की सेटलमेंट थी, वाटर डिस्प्यूट था, और बहुत सारे आपके पास बॉर्डर के डिस्प्यूट थे। तो वी वर नॉट एट दैट पोजीशन कि हम अब कोई बैंक स्टैब्लिश करें। फॉर दैट हमने क्या किया, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही अपना सेंट्रल बैंक कंसिडर कर दिया। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक मींस द हेड ऑफ ऑल बैंक्स। हमने कहा कि यार आप ही हैं, और आप ही जो है वो हमारे बैंक की तमाम ट्रांजेक्शंस को देखें, यानी कि जो भी मामला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखें, हमारा उनसे एक एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास हुआ क्या, जो एमसीबी और एचबीएल थे जो इंडिया में थे, एक आपके पास बॉम्बे में था, और यानी कि जो एचबीएल था दैट वाज इन बॉम्बे, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है, और ये आपके पास था चिटागोंग। चिटागोंग के अंदर आपके चिटागोंग अर्लियर डेफिनेटली बांग्लादेश था। आपको पता है कि बांग्लादेश जो सेपरेट हुआ 1973 में हुआ है, तो उसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर सेम। तो एमसीबी यानी कि चिटागोंग में था, एमसीबी चिटागोंग से शिफ्ट हो गया, एमसीबी जो है वो चिटागोंग यानी कि चिटागोंग में आ गया, और इसी तरीके से जो बॉम्बे था वो कराची में शिफ्ट हो गया, यानी कि कराची आपके पास यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। खैर, तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बाकायदा बैंकिंग इंडस्ट्री का आगाज हो गया, जिसको कौन लुक आफ्टर कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1947 के अंदर कर रहा था। अर्लियर लेट इन 1947 पाकिस्तान की एक अमाउंट थी, दैट वाज इन करोड़ों की अमाउंट थी। अमाउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू द पाकिस्तान। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया का बैंक था, उसने क्या किया, उसने वो अमाउंट मैनिपुलेट किया और इंडिया ट्रांसफर कर दी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो लीडर थे, दैट वाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही डिसाइडेड टू फॉर्म आवर ओन सेंट्रल बैंक, कि हमारा अपना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। एंड देन आफ्टर 1 जुलाई 1948, आई रिपीट 1 जुलाई 1948 में हमारा अपना एक सेंट्रल बैंक जो है वो डेवलप कर दिया गया, and that is now known as SBP. SBP stands for State Bank of Pakistan. State Bank of पाकिस्तान। आज हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारा एक अपना सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश कर दिया गया, दैट इज ऑन 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनिशिएट हो गया 1 जुलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के मामला रन होना शुरू हो गए। इसी तरीके से और बहुत सारे बैंक्स आते रहे, जैसे कि एचबीएल तो हमारे पास ऑलरेडी था, एमसीबी हमारे पास ऑलरेडी था। इसके बाद बहुत सारे बैंक्स आना शुरू हो गए, जिसमें हमारे पास यहाँ पर नेशनल बैंक थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। फिर इसके बाद हमारे पास बैंक अल-फलाह है, अल-फलाह बैंक। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे बैंक हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, बैंक अल-फलाह है, इसी तरीके से सुनहरी बैंक है,
बहुत सारे बैंक्स, हमारे बैंक ऑफ पंजाब है, बहुत सारे बैंक्स आज हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारे बैंक्स हमारे पास इनिशिएट होना शुरू हो गए। तो ये हमारे पास कह दी दैट वाज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, किस तरीके से मॉडर्न बैंकिंग आपके पास इनिशिएट होना स्टार्ट हुई। तो ये तमाम बातें हमने इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।